आपने बहुत कुछ सुना होगा हमारे और ताजमहल के बारे में, लेकिन आज ये वीडियो पूरी जरूर देखना। सुना है जब ये पूरा हो जाएगा तब हमारे हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ ये बातें मत किया कर, दीवारों के भी कान होते हैं। जिसने सबसे पहले कहा था वो आज काम पर नहीं आया। मैंने उसे सब कुछ दिया, फिर भी मेरी मुमताज, मेरी जान मिट्टी में मिल गई और मैं यहाँ खड़ा हूँ, पत्थरों से बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सफर पर जो हमें सीधा पहुंचाएगा 400 साल पीछे, उस दौर में जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। आज हम जानेंगे कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल वास्तव में कैसे बना था। कभी सोचा है आपने कि उस जमाने में जब न बिजली थी, न आधुनिक क्रेन थे, न कोई उन्नत तकनीक थी, तब एक इतनी शानदार और परफेक्ट इमारत कैसे बनाई गई होगी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है मेहनत की, मोहब्बत की और मनुष्य के हौसले की। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1631 से बुरहानपुर शहर में। यहां पर मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त अपनी आखिरी सांस ली। कहते हैं कि 2 साल तक शाहजहां गहरे गम में रहे। उनके बाल रात भर में सफेद हो गए, लेकिन इस गम के बीच एक वादा भी जन्म लिया, मुमताज के लिए ऐसी यादगार इमारत बनाना जो दुनिया में कहीं और ना हो। एक ऐसी इमारत जो सदियों तक उनकी मोहब्बत की गवाही दे सके। साल 1632 में शाहजहां यमुना नदी के किनारे एक जगह का चुनाव करते हैं। 42 एकड़ में फैली यह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि आगरा फोर्ट के एकदम सामने थी, ताकि शाहजहां अपने महल से इसे देख सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, यहां की मिट्टी इतनी मजबूत थी कि इतनी भारी इमारत को सालों साल संभाल सके। शाहजहां ने पूरी दुनिया से बेहतरीन आर्किटेक्ट और कलाकारों को बुलाया। सबसे प्रमुख थे उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम जो समग्र डिजाइन संभाल रहे थे, और इस्माइल खान जो तुर्की से आए थे और गुंबद बनाने के माहिर थे। इनके अलावा हजारों स्थानीय कारीगर थे, हर एक अपने हुनर में उस्ताद। 3 महीने तक शाहजहां रोजाना इन आर्किटेक्ट के साथ बैठकर हर एक विवरण पर काम करते रहे। डिजाइन में इस्लामिक वास्तुकला, फारसी शैली के बगीचे और मुगल परंपरा का सुंदर संगम था। एक रोचक बात, ताजमहल की चारों कोने पर जो मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है। उन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया गया है, ताकि भूकंप या हादसे में वो मुख्य इमारत पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरे। अब शुरू होता है शायद सबसे मुश्किल काम, निर्माण सामग्री लाना। सफेद संगमरमर आया मकराना से, जो राजस्थान में है और आगरा से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। मकराना का मार्बल दुनिया का सबसे बेहतर गुणवत्ता का माना जाता है, बिल्कुल सफेद, चमकदार और थोड़ा पारभासी। पहाड़ों की चोटियों पर मजदूर पत्थर काटते थे। एक एक ब्लॉक का वजन 2 से 3 टन होता था। 1000 हाथी, 200 बैल और हजारों गाड़ियां इस काम में लगी थी। हर हाथी पर 2 से 3 टन मार्बल। गर्मी में तपती रेत, बारिश में कीचड़, हर मौसम में यह काफिला चलता रहा। एक ट्रिप में 2 से 3 हफ्ते लगते थे, लेकिन सिर्फ मार्बल ही नहीं आया। ताजमहल में 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर उपयोग हुए हैं। जेड चीन से आया, फिरोजा तिब्बत से, नीलम श्रीलंका से, कार्नेलियन बगदाद से, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से और कुछ पन्ने कोलंबिया तक से आए थे। यह सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी। 20,000 मजदूर, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 20,000 परिवारों की कहानी है। इनमें 5,000 पत्थर तराशने वाले, 3,000 मास्टर राजमिस्त्री, 2,000 मूर्तिकार, 1,500 सुलेखक और 1,000 जड़ाई विशेषज्ञ थे। यमुना के किनारे अस्थायी गांव बनाए गए थे, जहां ये सब लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे। सुबह 4 बजे फज्र की अजान के साथ दिन शुरू होता था। नींव बनाना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम था। 50 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए और उसमें आबनूस और महोगनी जैसी सख्त लकड़ियां भरी गई, क्योंकि यह लकड़ियां पानी में सड़ती नहीं हैं। ये लकड़ियां आज भी यमुना के पानी के नीचे हैं और पूरे ढांचे को सहारा दे रही है। शाहजहां ने मजदूरों के लिए अच्छे खाने की व्यवस्था की थी। रोजाना ताजा रोटी, दाल, सब्जी और महीने में 2 बार गोश्त मिलता था। कुशल राजमिस्त्रियों को दिन का 1 से 2 रुपये मिलते थे, जो उस दौर में काफी अच्छी तनख्वाह थी। अब आते हैं ताजमहल की असली जान पर, पिएत्रा ड्यूरा। यह एक इतालवी तकनीक है जिसमें रंगीन कीमती पत्थरों को मार्बल में इस तरह फिट किया जाता है कि एक सहज डिजाइन बन जाए। पहले मास्टर सुलेखक मार्बल पर डिजाइन बनाते थे। फूल, बेल, ज्यामितीय पैटर्न,
कुरान की आयतें, फिर पत्थर तराशने वाला विशेष औजारों से मार्बल में बिल्कुल सही आकार की नाली खोदता था। कहीं कहीं 1 इंच के क्षेत्र में 50 से 60 अलग टुकड़े फिट किए गए हैं। हर कीमती पत्थर को अलग से घिसकर सटीक आकार दी जाती थी। फिर पत्थर को नाली में फिट किया जाता था। बीच में एक विशेष चिपकने वाला पदार्थ लगाई जाती थी जो चूना, अंडे की सफेदी और विशेष रेजिन से बनती थी। यह इतना मजबूत था कि 400 साल बाद आज भी यह पत्थर अपनी जगह पर मजबूती से लगे हुए हैं। जब सारे पत्थर लग जाते तो पूरी सतह को पॉलिश किया जाता था। अंतिम परिणाम इतना परफेक्ट होता था कि आप हाथ फेरो तो जोड़ महसूस नहीं होते। एक 10 गुणा 10 फीट का पैनल पूरा करने में 6 से 8 महीने लग जाते थे। मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जो फारसी सुलेखक अमानत खान ने लिखी थी। नीचे की आयतें छोटी अक्षरों में हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएं अक्षर बड़े होते जाते हैं ताकि जब आप नीचे से देखें तो सारी आयतें एक जैसी आकार की लगें। ताजमहल का गुंबद शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। यह 44 मीटर ऊंचा है और 58 फीट चौड़ा है। सबसे रोचक बात, यह वास्तव में 2 गुंबदों की प्रणाली है। आंतरिक गुंबद लगभग 80 फीट ऊंचा है और बाहरी गुंबद 115 फीट ऊंचा है। दोनों के बीच खाली जगह है। ऐसा इसलिए कि एक ही मोटा गुंबद बहुत भारी होता और अंदर से संतुलित रखना जरूरी था। गुंबद की आधार पर एक ठोस पत्थर और ईंट का 15 फीट मोटा छल्ला है जिस पर पूरा गुंबद टिका है। पूरे गुंबद का वजन लगभग 12,000 टन है। सबसे ऊपर सोने का कलश है, 9 फीट ऊंचा, जिसमें मूल रूप में 40 किलोग्राम सोना उपयोग हुआ था। जब आप ताजमहल के अंदर जाते हैं तो अष्टकोणीय मुख्य कक्ष दिखता है जहां मुमताज महल की समाधि है। यह प्रतीकात्मक है। असली कब्रें नीचे तहखाने में है। मुमताज की समाधि शुद्ध सफेद मार्बल की है जिस पर अविश्वसनीय पिएत्रा ड्यूरा काम है। अल्लाह के 99 नाम अरबी सुलेख में लिखे हैं और फूलों के इतने विस्तृत डिजाइन हैं कि आप घंटों देखते रह सकते हो। शाहजहां की समाधि उसके बगल में है, लेकिन यह मूल योजना में नहीं था। जब 1666 में शाहजहां का देहांत हुआ तो औरंगजेब ने उन्हें भी मुमताज के बगल में दफनाया। इसकी वजह से मुमताज तकनीकी रूप से केंद्र में नहीं है। समाधियों के चारों तरफ मार्बल की जाली है, एक ही टुकड़े से काटी गई, और गुंबद के अंदर एक प्राकृतिक घटना है। अगर आप केंद्र में खड़े होकर आवाज करें तो 28 सेकंड तक गूंज सुनाई देती है। 20 साल की मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल पूर्ण हुआ, लेकिन जिंदगी ने शाहजहां के साथ एक और क्रूर मजाक किया। 1658 में औरंगजेब ने सत्ता के लिए युद्ध किया और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। अंतिम 8 साल उन्होंने उस किले में गुजारे जहां से वो सिर्फ एक खिड़की से ताजमहल को देख सकते थे। रोज सुबह रोज शाम वो उस खिड़की के पास बैठ जाते और यमुना के उस पार अपनी मोहब्बत की यादगार को निहारते। उनकी आंखें कमजोर हो गई थी, सेहत बिगड़ गई थी, लेकिन वो देखना नहीं छोड़ते थे। 1666 में जब शाहजहां इस दुनिया से गए तो औरंगजेब ने उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया। आखिरकार वो अपनी मोहब्बत के पास पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की असली कहानी। 20,000 लोगों की मेहनत, 22 साल का सफर और एक ऐसी मोहब्बत जो मौत से भी ज्यादा ताकतवर निकली। बिना आधुनिक तकनीक के कैसे यह चमत्कार हुआ? जवाब है समर्पण में, योजना में और मानवीय हौसले में। आज ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।